वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता कैसा है, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग वी शुड नो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा दिखता है। इट्स अ बुक, तो इसका स्ट्रक्चर, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट लुक्स लाइक दिस। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पॉलिटी है, पॉलिटी का जो भी सेक्शन है हमारा, तो उसको हम लोग बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट तो है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, डायरेक्ट का आर्टिकल पूछ दिया जाएगा कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, और फिर आपको अमेंडमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। बट ये जो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दिस पोर्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब जितना क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं उतने क्वेश्चंस हमारे यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दिस पार्ट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर सिलेबस देख रहे होंगे तो आपको उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो फिर हम लोग इस पूरे सीरीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले। वी आर नॉट गोना रीड दीज सेक्शंस, ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये बस मैंने आपको ग्राफ दिखाने के लिए बता दिया है ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि इंडियन पॉलिटी का हमारा बेसिकली क्या क्या सिलेबस है। तो ये हमारे इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है, लेकिन उसमें भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो इस पूरे सीरीज में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरे पॉइंट में डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भी कहाँ से, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं, तो वो किस किस स्टेट से लिए गए, मीन्स किस किस कंट्री से लिए गए हैं। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो कि आपको हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। प्रीएम्बल के बारे में देखेंगे हम कि मतलब हमारा प्रीएम्बल क्या होता है, फिर पार्ट्स एंड आर्टिकल्स क्या हैं, शेड्यूल क्या है, अमेंडमेंट क्या है, फिर लास्टली वी विल रीड अबाउट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट कैसा वर्क करता है। फिर एडवांस हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जो भी हमारे पॉइंट्स बचेंगे वी विल डील इन दिस सेक्शन। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पहले तो हमारा एक ये दिस इज़ द बुक, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ इन इंडिया। मीन्स जो भी हमारे काम, अगर इंडिया में कुछ भी काम होता है ना, तो सबसे सर्वोपरि क्या है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन, एंड इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। मतलब कि हमारा जो भी कंट्री है, उस कंट्री में जो भी प्रशासनिक काम होंगे उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कहाँ लिखे गए हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। इस बुक के अकॉर्डिंग ही वी विल डू आवर वर्क। मतलब जो भी अगर डिसीजंस लिए जाएंगे, तो कुछ भी अगर हमारे कंट्री में प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किसके पास जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। फाइन, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारे मतलब पूरे दुनिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लेंथीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फाइन, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने हर देश से, हर जो भी कंट्री थी, हमने हर कंट्री से उनकी कुछ कुछ अच्छी बातें जो भी थी सब कुछ को मिला करके हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या है, जैसे कि ये बुक है, तो इस बुक के अंदर में क्या आपको मिलेगा, सबसे पहला जो पेज होता है उस पेज में आपको मिलता है प्रीएम्बल देखने को मिलेगा। ठीक है,
प्रियम्बल आपको फर्स्ट पेज में देखने को मिलेगा। और इस चीज़ में क्या है ना, मीन्स बेसिकली ये क्या है, पहला पेज जैसे भी हम लोग बुक लेते हैं, बुक्स में हमारा पहला पेज में प्रीफेस रहता है ना, कि मतलब उस बुक के बारे में कुछ भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इसको कह सकते हैं बेसिकली। मीन्स इसमें इस पेज में एक पेज है, दिस इज ओनली फॉर अ पेज, ओनली ऑफ वन पेज। प्रियम्बल जो भी हमारा वो एक पेज में है, उसको उसके अंदर में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है उसको बताया गया है, मेन पॉइंट जो भी है वो बताया गया है। फिर आता है हमारा आर्टिकल्स, फिर हमारा आता है पार्ट्स आता है। पार्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल, इसके अंदर ही ना, जैसे कि ये हेडिंग आपको मिलेगा पार्ट, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। जैसे कि पार्ट मान के चलो, पहला जो पार्ट है हमारा पार्ट वन में क्या है हमारा, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के 4 तक में आर्टिकल आपको मिलेगा। पार्ट 2 जो है उसमें फिर दूसरा जो टॉपिक आएगा हमारा पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में कहाँ से आर्टिकल होगा, आर्टिकल्स 5 to 10, फाइन। तो ऐसा होता है हमारा मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ऐसे ही देखेंगे, पहले प्रीएम्बल, फिर पार्ट, फिर आपको ना एक अलग से टॉपिक रहता है, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी शेड्यूल हमारे को कुछ देखने को मिलेंगे, वो हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे, ये सब कुछ हम लोग आगे पढ़ने वाले। फिर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है, अब मानकर चलो आप जो भी अपने हमारे जिन लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके बाद में उस टाइम के अकॉर्डिंग ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन फिर बाद में टाइम के अकॉर्डिंग बहुत कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए होते होंगे, तो इसीलिए हमने क्या एक चीज़ यूज़ किया है, वो है अमेंडमेंट। मीन्स अगर कुछ भी गलत लगे कि नहीं अभी हमें इस चीज़ में चेंज करना है, किसी भी आर्टिकल में कुछ चेंजेस लाने होते होंगे, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग लाते हैं, किसके तहत आते हैं, अमेंडमेंट के, उसको अमेंड किया जाता है, ठीक है, उसका संशोधन किया जाता है। उसके बाद में हम लोग उसको उसी फॉर्म में फिर देखने लगते हैं, फाइन। तो इसको हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ मिल करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम, मतलब सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो भी हमारा जो ये बुक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बना कैसे, कुछ तो हुआ होगा ना, जैसे मतलब अचानक से तो बन नहीं गया होगा, बना हुआ तो था नहीं, मतलब कुछ लोग मिले होंगे, कुछ भी हुआ होगा, तो जो स्टोरी इसके पीछे की, तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैबिनेट मिशन प्लान। सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में फर्स्ट थिंग जो कि हमें ध्यान रखनी है वो है कि ये आया कब था। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है। बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान में मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी जो भी थे वो हमें वो जो भी पावर था उनके पास में, वो हमें अब वापस देने का टाइम आ चुका था, ठीक है। तो ये कौन से ईयर की बात हो रही है, 1946 की बात हो रही है। तो ब्रिटिश अथॉरिटी ने हमारे पास, हमारे इंडिया में 3 लोगों को भेजा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। तो इन तीनों लोगों का नाम क्या था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। These 3 names are very very important, ठीक है। तो आप लोग क्या कर लो, ये तो एकदम से याद ही रहना चाहिए आपको ये तीनों नाम, फाइन। एंड दिस डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, तो आवर आंसर विल बी 1946, ठीक है। और आप हमें ऐसे क्वेश्चन, फिर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान में कौन से मेंबर नहीं थे, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से ये 3 रहेगा, तो एज वी नो तो ये तीनों आंसर तो होंगे, तो जो चौथा होगा वी विल एलिमिनेट दैट। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखना है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो अब कैबिनेट मिशन प्लान का क्या मेन एम क्या था उसका, तो इन लोगों का एम ये था ना कि टू ट्रांसफ़र द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप। मतलब जो भी वो लोग, उन लोगों ने हमारा पावर सीज किया हुआ था, अब वक्त आ गया था कि वो जो भी पावर थे वो अब हमें सौंपने वाले थे लीगली, ठीक है। तो इसलिए ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू सेटअप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
फाइन, मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, हमारे देश का अब अपना रूल एंड रेगुलेशन बनने वाला था लीगली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना था, अब कुछ भी तैयार, अगर ये बुक लिखना है तो कोई तो लिखेगा ना, कोई राइटर होते हैं अगर कुछ भी बुक लिखने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये छोटी मोटी बात तो थी नहीं, ये एक देश चलाने की बात हो रही थी। तो उसके लिए अभी लोगों को चूज़ करना था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो लोग चूज़ किए जा रहे थे, तो उनको हम लोगों ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस असेंबली में जितने भी लोग थे उनको उन्होंने मिलकर क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। फाइन, तो अब हम लोग देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ मेंबर्स थे और उन्होंने मिल करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कितने मेंबर थे आखिर। तो मेंबर थे 389 मेंबर्स वर देयर। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। तो आवर आंसर विल बी 389 मेंबर्स। और 389 मेंबर्स में भी क्या था, 296 जो थे वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये कौन थे, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। एंड 93 रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट। मीन्स हमारा जो भी कंट्री था उस टाइम में, तो इंडिया में क्या हुआ था ना कि बहुत सारे जगहों पे राजवाड़े भी थे। तो वहाँ से कितने लोग लिए गए, 93 लोग लिए गए। और जो बाकी जो मतलब अपना जहाँ पे राजा नहीं थे तो वहाँ पर से कितने लोग लिए गए, 296 लोग लिए गए। फाइन, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, तो 389। और फिर उसमें भी डिवाइड किया जाएगा तो 296 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट थे, मतलब स्टेट से लिए गए थे। और 93 कहाँ से लिए गए थे आपको, प्रिंसली स्टेट से, जहाँ पर राजवाड़े थे। फाइन, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मीन सबसे पहले तो हमारा मेंबर क्या था, कितने थे, 389 मेंबर को चूज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि हाँ आप लोग आओ बैठो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखो। लेकिन फिर बाद में हमारा जब ये पार्टीशन हो गया उसके बाद कितने मेंबर बच गए, 299 मेंबर बच गए। ओके, तो हमने भी देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का शुरुआत के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान से हुआ। और फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ओके, नाउ अब क्या हो गया, कैबिनेट मिशन प्लान आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी। अब जा कर के हमारा होता है इंडियन, हम जो इंडियंस थे हमारा काम होता है शुरू। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन गया, तो बनने के बाद कुछ तो मतलब मीटिंग रखना पड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग कब रखा गया हमारा, 9 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो हमारा फर्स्ट मीटिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट मीटिंग कब रखाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो द डेट इज 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग रखा गया। और उस डेट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कुछ भी हुए थे वो हम लोग देखते कि क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले उस दिन क्या किया गया ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया गया। मतलब अब कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई भी अगर असेंबली है तो उसके कोई तो हेड होंगे ना, तो मतलब ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। तो हेड किनको बना दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको किस बेसिस पे हेड बना दिया गया, ये वहाँ के सीनियर मोस्ट मेंबर थे, ठीक है। तो इस बेसिस पे उनको उस दिन के लिए प्रेसिडेंट बना दिया गया। और एक बात आप लोग याद रखेंगे कि ये परमानेंट मेंबर नहीं थे, परमानेंट प्रेसिडेंट ये नहीं थे, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन अगर हमारे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, नाउ और उस दिन एक और क्या काम हुआ, तो उस टाइम में हुआ ये था कि मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और फर्स्ट मीटिंग को क्या हुआ ना, जो भी मुस्लिम लीग जो थी वो उन्होंने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग तो नहीं आने वाले। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए भाई अपना एक अलग सा कंट्री। तो उन्होंने क्या किया, सेपरेट स्टेट यहाँ पे हम लोग रेफर करें कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का मतलब होता है कंट्री, ठीक है। तो उन्होंने अपना क्या किया, सेपरेट कंट्री
कंट्री का डिमांड किया कि हमें तो चाहिए पाकिस्तान, तो हम लोग तो बॉयकॉट करेंगे, हम लोग नहीं अटेंड करने वाले ये मीटिंग को। तो मुस्लिम लीग इस मीटिंग को अटेंड नहीं करती है। और एक और पॉइंट क्या है, द मीटिंग वॉज दस अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर्स। तो उस पहले मीटिंग में कितने मेंबर्स आए थे, 211 मेंबर आए थे। फाइन। तो यहाँ पर हमने देखा हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है यहाँ से कि पहला मीटिंग कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो 9 दिसंबर 1946। और उसमें ये भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, तो सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। और पहला मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में कितने मेंबर्स थे टोटल, 211 मीटिंग। और मुस्लिम लीग ने क्या अटेंड किया था इस मीटिंग को, तो मुस्लिम लीग ने अटेंड नहीं किया था इस मीटिंग को। फिर हमारा था सेकेंड मीटिंग। सेकेंड मीटिंग क्या होता है, एक दिन के बाद, 10th को छोड़ दो 11th में, वो लोग 10th को क्या कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो फिर 11 दिसंबर 1946 में क्या हो गया, एक दिन के बाद में दूसरा मीटिंग। अब दूसरा मीटिंग, अब टेम्पोररी प्रेसिडेंट से तो काम चलने वाला है नहीं, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने फिर इस दिन क्या किया, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया। तो प्रेसिडेंट अब हमारे कौन बन गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं। और फिर वाइस प्रेसिडेंट किनको बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी जी को, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और एडवाइजर कौन बन गए, तो बी.एन. राव बन गए, बेनेगल नरसिंह राव, इनको क्या बना दिया गया, एडवाइजर। तो दीज आर द मेन क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं समझना कि ये ऐसे ही फालतू पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ऐसा पूछा जाएगा 11 दिसंबर, सेकेंड मीटिंग कौन से डेट को हुई थी, तो 11 दिसंबर को हुई थी। और उस टाइम, उस डेट में, सेकेंड मीटिंग में प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी थे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आता है हमारा थर्ड मीटिंग। तो थर्ड मीटिंग कब होगा, फिर से एक दिन छोड़ दो 12th को, फिर उन्होंने 12th को क्या ले लिया, रेस्ट ले लिया। 13 को फिर ये क्या आते हैं, थर्ड मीटिंग करने के लिए। तो उस दिन क्या होता है, मेन काम उस दिन होता है ऑब्जेक्टिव डिसोल्यूशन पास किया जाता है, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव डिसोल्यूशन होगा, क्या मतलब बेसिक पॉइंट्स क्या होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के, ये किन्होंने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। फाइन। तो अब आगे जाकर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि यही जो जवाहरलाल नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था थर्ड मीटिंग को 13 दिसंबर को, इसी को हमने क्या बना दिया, आगे बाद में जाकर प्रीएम्बल बना दिया। फाइन। जो हमारा पहला पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमने इसको क्या बना दिया, प्रीएम्बल बना दिया। तो हमने देख लिया, पहले तो हमारा क्या बना, कैबिनेट मिशन प्लान आया। पहले हमारा आ गया कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन आया। फाइन। फिर इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। क्यों बनाया, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए ये लोग मिल करके। और उसके बाद हमारा क्या होता है, फिर मीटिंग्स होता है, फर्स्ट मीटिंग, सेकेंड मीटिंग, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मीटिंग होता है। ठीक है, हमने इन सब के बारे में, इन तीनों मीटिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिया है। फाइन, यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग देखते इन दी कॉन्स्टिट्यूशन अर्लियर इट हैड। मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा क्या है, पार्ट्स है, शेड्यूल है, आर्टिकल्स है। तो जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में कितने आर्टिकल्स थे टोटल, तो 395 आर्टिकल्स थे। और शेड्यूल कितने थे, 8 थे। और पार्ट्स कितने थे, 22। तो एकदम से इन सारे डेटा को आपको याद, रट्टा मारने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बस आप देखते जाओ, डेली देखते जाओ, आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ भी रट्टा मारोगे कुछ दिन के बाद आप लोग भूल जाने वाले हो। तो बस कोई बर्डन नहीं लेना है, बस इस स्लाइड को देखते जाना है। एंड आई अश्योर यू, आपको फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यार, मतलब कोई दूसरा नोट्स पढ़ने की। ठीक है, इस नोट्स से आपको आप अपने एग्ज़ाम में, आई अश्योर यू, आपके एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन इस नोट से आने ही वाले हैं। ओके, सो
लेट्स मूव अहेड। तो ये 3 हमने पॉइंट देख लिया कि स्टार्टिंग में कितने थे आर्टिकल, तो 395 थे, शेड्यूल 8 थे, एंड पार्ट कितने थे 22। लेकिन बाद में जाने के बाद जैसे मैंने बताया था अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ भी आर्टिकल से मानकर चलो हमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो हम लोग संशोधन के तहत क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, उसमें कुछ सुधार ले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए सुधार लाते लाते फिर बाद में क्या बन गया ना, हमारा अभी कितना, अभी एट प्रेजेंट हमारा आर्टिकल कितना है, 470 आर्टिकल से टोटल, ठीक है। और शेड्यूल कितना था, 8 था, फिर बाद में और ऐड करते करते फिर 12 शेड्यूल हो गए, और पार्ट्स पहले हमारे 22 थे, फिर बाद में कितने हो गए, अभी कितने एट प्रेजेंट 25 पार्ट्स है। ओके फाइन। अब हम लोग देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो आपको याद करने होंगे, और दीज पॉइंट्स, ये जो है ना, हर एक पॉइंट क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको तो आपको याद करने पड़ेंगे, समझने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टोटल ड्यूरेशन कितना लगा था, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो अब इतने साल में बन गया, बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो हमने अडॉप्ट किया, तो किस डेट को हमने अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से बनकर तैयार हो गया, और फिर हमने इसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उस दिन से ना ये इन्फोर्स नहीं हुआ था, मतलब लागू नहीं किया गया था। तो लागू किस दिन किया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन विच डे, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था। फाइन। फिर क्या, इन्फोर्स और अडॉप्ट में दोनों में बहुत अंतर है। सो अब अभी आप क्लियर हो जाओ, अडॉप्टेड कौन से डेट को हुआ था, 26 नवंबर को, और इन्फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी को। अब टोटल सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल कितना सेशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कितने सेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे। सिंबल हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो एलिफेंट था। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन थे, BN राव थे। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने दिया, किन्होंने दिया था, MN राव ने दिया था। 1934 में इन्होंने बोला था कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडियन IND डिमांडेड इट ऑफिशियली, कौन सी ईयर में इन्होंने, मतलब 1934 में तो MN राव ने बोला कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। लेकिन फिर IND ने कब इसको डिमांड कर दिया, ऑफिशियली इन्होंने डिमांड किया 1935 में, ठीक है। हमने ऑफिशियली डिमांड किया कि अरे भाई अब तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमें, क्योंकि हमारे देश में अब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। फिर एक्सेप्टेड नहीं, ये बात कब एक्सेप्ट की गई, 1940 में एक्सेप्ट कर ली गई कि ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा कि चलो ठीक है, हम लोग मतलब कि आप लोगों को ये दे दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप अपना बनाओ, ठीक है। फिर क्या है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको कहा जाता है, BR अम्बेडकर को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भीमराव अम्बेडकर को। कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैलीग्राफी क्या होता है, अब कैलीग्राफी मीन्स होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। मीन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसको ब्यूटीफुल्ली जो किन्होंने लिखा था, बहुत अच्छे से, जो सुंदर से राइटिंग में होता है ना लिखना, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो ये किन्होंने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने क्या लिखा था, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा खर्च कितना बैठ गया था हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो 64 lakhs इतने हमारे खर्च बैठ गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब टोटल मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल मेंबर कौन थे, तो 7 मेंबर। कितने थे, तो 7 मेंबर थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के। फिर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन में क्या रहेगा, क्वासी फेडरल। तो हमें क्वासी फेडरल में टिक मारना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्वासी फेडरल है, ठीक है। अब क्वासी फेडरल क्या होता है, ठीक है। तो क्वासी फेडरल मीन्स व्हाट, इट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड द फीचर्स ऑफ अ यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब बस आप इतना समझ लो, क्वासी फेडरल मतलब होता है हमारे कंट्री में हमारे स्टेट के पास में भी पावर है एंड हमारे सेंटर के पास में भी पावर है, किसी एक के पास पावर नहीं, ठीक है। तो हम लोग पूरा मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोला गया है, क्वासी फेडरल बोला गया है। अब क्या है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो हमारा इलेक्शन हेल्ड हुआ था कब में, 1950 में। तो हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब 1951 से 1952 में के बीच में, मतलब दिसंबर में स्टार्ट हुआ था ये इलेक्शन होना, ठीक है। तो 1951 ये डेट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो 1951 टू 1952 में हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था, फाइन। नाउ अब क्या है, इंडियन फ्लैग वॉज अडॉप्टेड, ये सारे डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे। इंडियन फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था हमारा, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा इंडियन फ्लैग हमने अडॉप्ट कर लिया था। नेशनल एंथम जो है हमारा वो कब हुआ था अडॉप्ट, तो जनगण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है वो कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ था। अब नेशनल सॉन्ग वॉज अडॉप्टेड, नेशनल सॉन्ग कब अडॉप्ट हुआ था, 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट हुआ था। अब नेशनल सिंबल जो है हमारे कंट्री का, जो कि है अशोक स्तंभ, ठीक है। स्तंभ का स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, आप लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वॉज अडॉप्टेड कौन से डेट में, 26 जनवरी 1915 में हमने हमारा नेशनल सिंबल को अडॉप्ट किया था। अब नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम हमने कब गाया था, फर्स्ट टाइम हमने कब गाया था, तो 27 दिसंबर 1911 में कौन से सेशन में, कोलकाता सेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन हुआ था 1911 में, उस दिन हमने क्या गाया था, 27 दिसंबर को हमारा नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम गाया था, फाइन। अब हम कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज सेटअप ऑन, कौन से डेट को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने पीछे भी देखा कि कितने मेंबर थे, 7 मेंबर्स थे। और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो BR अम्बेडकर। इनको मिलाने के बाद टोटल BR अम्बेडकर को मिला करके 7 मेंबर थे हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में, फाइन। डॉक्टर BR अम्बेडकर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु के नाम से इनको जाना जाता है, ओके। एडवाइजर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, तो BN राव थे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट्स हैं, ये सारे डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे, और बाकी जो भी आगे होगा आई विल मेक श्योर कि आपको कुछ रट्टा नहीं मारना पड़े, आप देखते जाओगे आपको सब याद हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आगे जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वी विल रीड इट इन आवर नेक्स्ट सेशन, इन आवर नेक्स्ट क्लास। होप you guys like this session, so do like, share and subscribe. Thank you so much.